गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। और आज हम देखेंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। बच्चों हमने पिछले लेक्चर्स में परमाणु के थॉमसन मॉडल की और रदरफोर्ड मॉडल की बात की थी। अब हम परमाणु के नेक्स्ट मॉडल यानी नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। लेकिन नील्स बोहर के मॉडल को समझने के लिए हमें कुछ बातों की जानकारी आवश्यक है। उनके बारे में हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? तरंग की, वेव की। तरंग क्या होती है, वेव क्या होती है। देखो तरंग का मतलब क्या है? किसी ऑब्जेक्ट से ऊर्जा क्या होती है, दूसरी जगह तक, दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। तो ऊर्जा का ये जो स्थानांतरण है वह किस रूप में होता है? तरंग के रूप में होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज यहां से दूसरी जगह तक जा रही है, तो ये किस रूप में जा रही है? तरंग रूप में जा रही है। तरंगे जा रही हैं। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से तरंगे दूर तक जा रही हैं, जिससे मेरी आवाज़ लोगों को सुनाई दे रही है। इसी प्रकार जैसे पानी के अंदर हम पत्थर फेंकते हैं, पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी में क्या होती है? लहर उत्पन्न होती है। पानी में इस तरह क्या उत्पन्न होती है? लहर। हमने पत्थर यहाँ फेंका है, पत्थर फेंकने से इस तरह क्या उत्पन्न हो गई? लहर उत्पन्न हो गई। पानी हिलता हुआ जा रहा है, यानी यहाँ हमने एनर्जी दी, तो ये एनर्जी कहाँ तक जा रही है? पानी में आगे तक जा रही है। तो क्या उत्पन्न हो गई? यहाँ पर तरंगे उत्पन्न हो गई, है ना। तरंगों के द्वारा यहाँ से यहाँ हमने पत्थर, एनर्जी हमने यहाँ दी थी, लेकिन तरंगों के द्वारा ये एनर्जी आगे तक जा रही है, पानी हिल रहा है। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार जैसे हम रस्सी है, रस्सी को मान लीजिए एक कील से बांध देते हैं और एक तरफ से हम उसको पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए रस्सी है, अब क्या करता है? मैं इस रस्सी को यहाँ से हिलाता हूँ। जब मैं इस रस्सी को यहाँ से हिलाऊंगा तो क्या होगा? ये रस्सी इस तरह हिलती हुई यहाँ तक हिलेगी। ऐसा ही होगा ना। मैंने क्या किया? इस रस्सी को पकड़ के यहाँ से हिलाया तो ये रस्सी इस तरह हिलती हुई आगे तक जाएगी। यानी यहाँ मैंने इसको एनर्जी दी तो ये एनर्जी यहाँ तक पहुँच गई। तो ये किसके द्वारा एनर्जी जा रही है? तरंग के द्वारा, तरंग के रूप में एनर्जी जा रही है। समझ में आ गई बात। यानी एक ऑब्जेक्ट से एनर्जी का जो प्रवाह होता है, जो स्थानांतरण होता है, वह किसके रूप में होता है? तरंग के रूप में होता है। ठीक है, समझ में आ गई तरंग क्या होती है। जैसे पानी के अंदर पत्थर फेंक रहे हैं तो तरंग बन रही है। जैसे रस्सी को हम हिलाते हैं तो उसमें तरंग बन रही है। जैसे आवाज़, साउंड क्या है? ये भी क्या है? वेव है, तरंग होती है। तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, वेव रूप में ही जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो किस रूप में जाती है? किस फॉर्म में जाती है? वेव की फॉर्म में जाती है, तरंग की फॉर्म में जाती है। ठीक है। अब देखो कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिन्हें किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम नहीं है तो वो तरंगे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी, माध्यम की आवश्यकता होगी। ऐसी तरंगों को बोलेंगे हम कौन सी तरंगे? यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उनको? मैकेनिकल वेव्स। जैसे पानी के अंदर जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, पानी में पत्थर फेंका, तरंगे उत्पन्न हुई, तो ये तरंगे माध्यम के द्वारा ही क्या जा रही हैं? माध्यम के कारण ही। यहाँ पानी किसका काम कर रहा है? यहाँ पर माध्यम का काम कर रहा है। तो माध्यम के द्वारा ही ये तरंगे एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही है। ठीक, इसी तरह रस्सी के अंदर हमने तरंग उत्पन्न की तो वहाँ पर भी रस्सी किसका काम कर रही है? माध्यम का काम कर रही है। इसी प्रकार साउंड, जो हमारी आवाज़ है, ये भी माध्यम के द्वारा, ये जो तरंगी होती हैं, साउंड वेव जो होती हैं,
ये भी माध्यम के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसके यहाँ माध्यम का काम कौन कर रहा है? यह माध्यम का काम कर रही है वायु। अगर वायु को हटा दिया जाए तो हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाएगी। निर्वात में आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है। तो समझ में आ गई, माध्यम की आवश्यकता होती है किसको? एक तो हमारी साउंड वेव्स जो होती हैं, आवाज़ जो होती है वो माध्यम, आवाज़ की जो तरंगें होती हैं, एक पानी में उत्पन्न होने वाली तरंगें जो होती हैं, ठीक है, एक रस्सी में उत्पन्न होने वाली जो तरंगें होती हैं, ये सब कैसी तरंगें हैं? यांत्रिक तरंगें हैं। इनके लिए माध्यम चाहिए, माध्यम नहीं होगा तो ये तरंगें नहीं होंगी, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाएंगी, ठीक है। कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के भी ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती हैं। ऐसी तरंगों को बोलते हैं हम नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्या बोल सकते हैं इनको हम? नॉन मैकेनिकल वेव, या हम कह सकते हैं अयांत्रिक तरंगे, ठीक है। जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, जैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है ना, वो कैसी होती है? नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, या हम कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है। देखो, जब भी कोई आवेशित कण, जैसे इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? आवेशित कण है। और जब आवेशित कण क्या करता है? त्वरित होता है, ठीक है, जब मूव करता है, जैसे हमने पढ़ा है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता रहता है। तो जब भी आवेशित कण त्वरित होता है तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, तरंग के रूप में संचरित होते हैं, और इन तरंगों को बोल देते हैं अपने क्या? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। समझ में आ गई मैंने क्या कहा? कि कोई भी आवेशित कण जब त्वरित होता है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र किसके रूप में गति करते हैं? किसके रूप में संचरित होते हैं? तरंग के रूप में संचरित होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है? ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ये ध्यान रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगें वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होती हैं। वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से क्या रहती हैं? संबंधित हैं, ठीक है। और इनमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ठीक। और संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। ये ध्यान रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के व संचरण की दिशा के क्या रहते हैं? लंबवत रहते हैं, 90 डिग्री पर रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो ऊपर की तरफ तो मान लेते हैं क्या है? विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाए। और ये क्या हो जाए? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक।
और ये है इनके संचरण की दिशा। ठीक, तो ये तीनों एक दूसरे क्या हो गए, लंबवत हो गए। ऊपर तो है विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री पे होगा चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो गई संचरण की दिशा। इस तरह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं और संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। और ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रकाश के वेग के समान ही वेग होता है किसका, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का। या हम ये भी कह सकते हैं, ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। या हम ये कहें कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो एक तरह से वैद्युत चुंबकीय तरंग ही होती हैं। समझ में आ गई बात। अब वैद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित कुछ बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं, या तरंगों से संबंधित कुछ गुणों की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, उनकी बात करते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित परिभाषाएं, या तरंगों से संबंधित परिभाषा देखेंगे। मान लीजिए ये कोई तरंग है, ये क्या है, कोई तरंग है। ठीक, अब देखो इसमें ये, इसको बोलते हैं हम क्या, श्रृंग या क्रेस्ट, और इसको बोलते हैं हम क्या, गर्त या ट्रॉफ। ठीक है, ये श्रृंग हो गया, ये गर्त हो गया, ये भी क्या है, श्रृंग। तो दो श्रृंगों या दो क्रमागत श्रृंगों, देखो ये श्रृंग आ गया, इसके बाद में गर्त आ गया, फिर श्रृंग आ गया, तो ये दो क्रमागत श्रृंग हो गए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, लैम्डा, जिसको बोलते हैं हम तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। और जिसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने, लैम्डा से। वेव लेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। तो पहली जो डेफिनेशन हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, तरंग दैर्ध्य की, जिसको कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है, वेव लेंथ, नाम से पता चला, वेव लेंथ, वेव की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है, श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी क्या है, तरंग दैर्ध्य। या दो क्रमागत गर्तों के यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, तरंग दैर्ध्य ही होती है। तो हम क्या कहेंगे, दो क्रमागत श्रृंगों या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्लियर, सरल सी बात है। और तरंग दैर्ध्य चूंकि लंबाई है, तो लंबाई को किस में मापेंगे हम, एंगस्ट्रॉम में माप सकते हैं, नैनोमीटर में माप सकते हैं, पिकोमीटर में माप सकते हैं। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12 मीटर के बराबर। समझ में आ गई बात। तो ये हो गई तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। अब देखो आगे, ये जो तरंग दैर्ध्य है ये किसको व्यक्त कर रहे हैं, एक तरीके से तरंग की लंबाई को। अब हम बात करेंगे किसकी, आवृत्ति की। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं क्या, आवृत्ति। आवृत्ति इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति, आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, एक
बिंदु से, मान लीजिए कोई बिंदु है और यहाँ पर कोई तरंग है, ठीक है। अब ये तरंग इस बिंदु से गुजर रही है, तो 1 सेकंड में इस बिंदु को कितनी तरंग पार कर सकती है? यहाँ से यहाँ तक ये एक तरंग हो गई, ठीक। अब ये इस तरह की कितनी तरंगें इस बिंदु को 1 सेकंड में पास कर पाती हैं? वही क्या हो गई? आवृत्ति हो गई। क्या हम इसको सरल भाषा में समझें तो जैसे पंखा चलता है, अब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है पंखा? 1 सेकंड में पंखे के द्वारा कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं? वो क्या है? उसकी आवृत्ति है। क्या है उसकी? आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम तरंग की बात कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। बिल्कुल सरल सी बात है। अब देखो, आवृत्ति डिपेंड करेगी तरंग दैर्ध्य पर। आवृत्ति किस पे डिपेंड करेगी? तरंग दैर्ध्य पर। मान लीजिए ये तरंग है और इसकी तरंग दैर्ध्य बड़ी है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है? बड़ी है। अब ये किसी बिंदु से गुजरेगी तो इसको इतनी पार करने में क्या लगेगा? ज़्यादा समय लगेगा। यानी 1 सेकंड में कम तरंगें किसी बिंदु को पार करेंगी। और तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि उस बिंदु को पास करने में ज़्यादा समय लगेगा, या हम कह सकते हैं 1 सेकंड में कम तरंगें उस बिंदु को पास कर पाएंगे। अगर तरंग दैर्ध्य छोटी है, जैसे इस तरह तरंग दैर्ध्य छोटी हो गई ना, और तरंग दैर्ध्य छोटी है तो आवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी बिंदु को ये जल्दी पार करेंगी। क्यों? क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य कम है। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान रखेंगे, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है इसका मतलब आवृत्ति कम है, तरंग दैर्ध्य कम है इसका मतलब आवृत्ति ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरंग की आवृत्ति क्या है? ज़्यादा है। और इस तरह की तरंग जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो गई। इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, इसकी आवृत्ति कम है। और आवृत्ति को हम किससे व्यक्त करते हैं? न्यू से। न्यू क्या है? ये वी के जैसा होता है, न्यू। इसको बोलते हैं न्यू। न्यू से व्यक्त करेंगे किसको? आवृत्ति को। न्यू बराबर होता है किसके? C/λ। न्यू बराबर किसके है? C/λ। लैम्डा क्या है यहाँ पर? तरंग दैर्ध्य। C क्या है यहाँ पर? प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना होता है? C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो न्यू बराबर हो गया C/λ। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि न्यू लैम्डा के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। न्यू लैम्डा के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। पता लग रहा है ना? लैम्डा जितना ज़्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य जितना ज़्यादा होगा, आवृत्ति उतनी ही कम होगी। और लैम्डा जितना कम होगा, ये जितना कम होगा, आवृत्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ गए बात को? अब बात करते हैं हम किसकी? वेग की। किसकी बात करें हम? वेग की बात करते हैं। वेग या वेलोसिटी। तरंग का जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है, वह किसके बराबर होगी? C बराबर हो जाएगा किसके? न्यू इंटू लैम्डा। वेग को हम यहाँ C से लिखेंगे, C बराबर न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। C बराबर न्यू इंटू लैम्डा। ये किसका वेग हो गया? तरंग का वेग हो गया। किसका? वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। और वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर है? प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है, ऐसा पढ़ा है हमने। तो वेग बराबर हो जाएगा किसके? आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। किसके बराबर हो जाएगा? आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य के बराबर हो जाता है क्या? वेग। वेग की परिभाषा बोले तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी। 1 सेकंड में तरंग कितनी दूरी तय कर रही है, वो क्या हो जाएगा? उसका वेग हो जाएगा, ठीक है। और वेग बराबर हो जाता है C बराबर न्यू इंटू लैम्डा के। ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में हम बात करें तरंग संख्या की।
तरंग संख्या या वेव नंबर, तरंग संख्या या वेव नंबर। तरंग संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे तरंग संख्या को? न्यू बार से। और न्यू बार बराबर होता है किसके? 1/λ के। मतलब तरंग संख्या तरंग दैर्ध्य का क्या है? व्युत्क्रम। तरंग संख्या तरंग दैर्ध्य का क्या है? व्युत्क्रम होता है। और इसकी इकाई होती है मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। समझ गए? समझ में आ गई ना बात? इसी तरह आप आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की भी इकाई ध्यान रखेंगे। फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। क्या होती है? हर्ट्ज। HZ। फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति की क्या होती है? इकाई। और हर्ट्ज बराबर होता है किसके? साइकिल पर सेकंड के। साइकिल पर सेकंड बराबर होता है किसके? हर्ट्ज के। ठीक है, तो हम इसको हर्ट्ज की जगह साइकिल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं किसकी? आयाम। आयाम एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है? जैसे हमने ये तरंग देखी, ये क्या है? इस सुरंग की ऊंचाई, और ये क्या है? इस गर्त की गहराई। तो ये सुरंग की जो ऊंचाई है, जिसको हम ए से लिखेंगे, इस गर्त की गहराई है, वही क्या है? आयाम। ठीक है, किसी भी तरंग में सुरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और प्रकाश तरंग का आयाम जितना ज़्यादा होगा ना, आयाम बढ़ेगा, इसका मतलब उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। ये परिभाषाएं ध्यान रखेंगे। क्या देखा हमने? तरंग दैर्ध्य क्या होती है? दो सुरंगों के या दो गर्तों के बीच की दूरी। आवृत्ति 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या होती है? आवृत्ति। और आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। साइकिल पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद हमने देखा वेग। वेग c बराबर होता है ν/λ के। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ये ध्यान रखें। तरंग संख्या जो तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होता है, जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू बार बराबर होता है 1/λ के। आयाम क्या होता है? सुरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई क्या कहलाती है? आयाम कहलाती है। क्लियर? तो ये सारी परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम आगे। सरल न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब हम बात करेंगे वैद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम की। क्या होता है वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्पेक्ट्रम? देखो, हमने देखा वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य की बात की हमने, और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की भी बात की। अब वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को, अब वैद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती है ना, इनको तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के आधार पर, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के आधार पर विभिन्न प्रकार की विकिरणों में, तरंगों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, और इन सभी विकिरणों को उनके घटते हुए या बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में क्या कर दिया जाता है? व्यक्त कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो उसको कह देते हैं हम क्या? वैद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम। क्या कहा मैंने? वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी आवृत्ति या उनकी तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने से क्या प्राप्त हो जाता है? हमें वैद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम।
देखो अब कौन कौन सी होती है वैद्युत चुंबकीय विकिरणें, जैसे एक होती हैं कौन सी, वेव्स, कॉस्मिक विकिरण, ठीक है। एक होती है गामा विकिरण, एक होती है एक्स रे, एक होती है यूवी यानी पैराबैंगनी विकिरण, एक होती है दृश्य विकिरण, एक होती हैं इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंगे, ठीक है। एक होती है माइक्रोवेव, एक होती हैं रेडियो तरंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विभिन्न प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। तो ये हो गया वैद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम। तो इधर की तरफ तो क्या बढ़ रही है, इनकी क्या बढ़ रही है, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, ठीक है। और हमें पता है, हमने पढ़ा है क्या कि न्यू व्युत्क्रमानुपाती होती किसकी, लैम्डा की यानी वेवलेंथ की। इसका उल्टा है। तो इधर की तरफ अगर तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो रही है तो आवर्ती में क्या आ रही है, कमी, यानी आवर्ती किधर बढ़ेगी, इधर की तरफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किधर की तरफ बढ़ेगी, इधर की तरफ, यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी है, रेडियो की, रेडियो वेव्स की। लेकिन आवर्ती सबसे कम किसकी है, रेडियो वेव्स की। ये तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब आवर्ती सबसे कम हो जाएगी। इसी प्रकार कॉस्मिक विकिरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है लेकिन इसकी आवर्ती सबसे ज़्यादा है। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, पढ़ा है ना हमने। आपको देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग रहा है कि ये विभिन्न प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं और ये तरंग दैर्ध्य के और आवर्ती के क्रम में क्या की गई है, व्यवस्थित कर दी गई है, ठीक है। जो विजिबल रेज होती हैं, विजिबल जो तरंगे होती हैं, दृश्य जो तरंगे होती हैं, ये 7 रंगों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। विबग्योर दिख रहा है ना यहाँ पर, विबग्योर। और जो दृश्य तरंगे होती हैं इनकी तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो समझ में आ गया वैद्युत चुंबकीय विकिरणों का स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो हमने वीडियो देखा है इसमें हमने बात की है वैद्युत चुंबकीय विकिरणों की। अब ये भी ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, मैंने कहा आपको शुरुआत में कि जो प्रकाश है वो भी क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के समान ही होता है, या हम कह सकते हैं प्रकाश की तरंगीय प्रकृति होती है। प्रकाश के द्वारा दर्शाई जाने वाली कुछ घटनाएं जैसे व्यतिकरण और विवर्तन, ये प्रकाश के द्वारा दर्शाई जाने वाली कुछ घटनाएं हैं जो उसकी तरंग प्रकृति को दर्शाती हैं। प्रकाश तरंग है, ये कैसे पता चला, ये हमें पता चलता है उसकी कौन सी घटनाओं से, विवर्तन से और व्यतिकरण से। क्योंकि विवर्तन और व्यतिकरण केवल तरंगों के द्वारा ही दर्शाई जाने वाली घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं को शो करते हैं कौन, प्रकाश, ठीक है। जो कैसी तरंग है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती है। समझ में आ गई बात। अब विवर्तन क्या होता है और व्यतिकरण क्या होता है। देखो आपकी स्क्रीन पर विवर्तन और व्यतिकरण की घटनाएं दिखाई दे रही हैं। ये पहले आपको विवर्तन दिखाई दे रहा है। विवर्तन का मतलब क्या है कि जब प्रकाश किसी अवरोध से टकराता है तो उसके किनारों से वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है। ये जो
दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इस तरह घटना होती है, क्या, विवर्तन की घटना है। इसी प्रकार व्यतिकरण का मतलब क्या है, देखो व्यतिकरण का मतलब क्या होता है, तरंगे, दो तरंगे क्या करती हैं, आपस में अध्यारोपण करती हैं। दो तरंगे आपस में क्या करती हैं, अध्यारोपण करती हैं, तो उसको बोलते हैं व्यतिकरण। अब व्यतिकरण भी दो तरह का होता है, एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी और विनाशी। संपोषी व्यतिकरण क्या है और विनाशी व्यतिकरण क्या है, ठीक है। संपोषी व्यतिकरण को समझिए हम पहले, ठीक है। मैं इधर समझाता हूँ, देखो इधर जगह है ना, संपोषी व्यतिकरण। देखो जैसे ये कोई तरंग है, ठीक, ये दूसरी तरंग है। अब इसका स्रंग और इसका स्रंग, इसका स्रंग और इसका स्रंग एक सीध में है ना, स्रंग स्रंग गर्त गर्त, स्रंग स्रंग गर्त गर्त, इसका गर्त इसका गर्त, इसका स्रंग इसका स्रंग एक सीध में है। तो अगर इस तरह है तो हो जाता है संपोषी व्यतिकरण। और संपोषी व्यतिकरण होने पर जो परिणामी तरंग बनेगी, इन दोनों के जुड़ जाती है एक तरह से, और ये जुड़ जाती हैं तो क्या होगा, इसके आयाम में वृद्धि हो जाएगी। संपोषी होगा तो दोनों आपस जुड़ जाएंगे और आयाम में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है ये 4 और यहाँ से यहाँ तक है ये 2, ठीक। तो जब परिणामी तरंग बनेगी ना, तो उसमें यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, दोनों का योग हो जाएगा, तो ये हो जाता है संपोषी व्यतिकरण, ठीक। और ये तरंग का ही गुण होता है। इसी तरह विनाशी, विनाशी में उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब जैसे एक तरंग है, दूसरी तरंग है, दूसरी तरंग क्या है, उसमें उल्टा हो जाए। मान लीजिए मैं इस डायग्राम को यहाँ बना लेता हूँ, ये एक तरंग है, ठीक, और ये दूसरी तरंग है। अब देखो यहाँ पर इसका क्या है, स्रंग, लेकिन यहाँ पर इसका क्या है, गर्त। ये स्रंग हो गया, इसका क्या है, गर्त हो गया। यहाँ पर इसका क्या है, गर्त, इसका क्या है, स्रंग। समझ में आ गई बात। इस तरंग के स्रंग के सीध में इसका क्या आ गया, गर्त आ गया, इसके गर्त के सीध में इसका क्या आ गया, स्रंग आ गया, उल्टा हो गया ना। तो जब इनका अध्यारोपण होगा तो उसको बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण होता है तो जो परिणामी तरंग आती है ना, वो हो जाती है क्या, कम हो जाएगी, उसका आयाम कम हो जाएगा। मान लीजिए ये तो है कितनी, मान लीजिए 2 है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक की गहराई भी 2 है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, माइनस हो जाएंगी। 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी कौन सी, विनाशी। मान लीजिए यहाँ अपन 2 मान लें और यहाँ 1 मान लें, तो जो नई तरंग बनेगी ना, वो इस तरह की हो जाएगी। उसकी ऊंचाई यहाँ कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी। 2 में से कितना कम हो जाएगा, 1, यानी ये माइनस हो रहा है एक तरीके से, समझ गए। विनाशी में तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और संपोषी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। 4 और 2 कितने हो गए, 6। यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है, तो ये घट जाएगा, और यहाँ परिणामी जो तरंग आएगी ना, उसमें ये कितना रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा, ठीक। तो ये घटना कहलाती है क्या, व्यतिकरण। समझ में आ गई बात। और व्यतिकरण और विवर्तन ये घटनाएं कौन दर्शाता है, प्रकाश। इसका मतलब प्रकाश क्या है, तरंग है, ठीक। तो प्रकाश के तरंग गुण को दर्शाती है व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाएं। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, ध्यान से देखा है, तो वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। जो आज टॉपिक हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। जो भी इस चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। धन्यवाद।